अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस वाला पोर्शन स्टार्ट करना है। तो आज जो हमने ऑर्गेनेली पढ़नी है या जो स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने सेल की सेल वॉल को डिस्कस कर लिया था, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था और साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर लिया था। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। वो ऑर्गेनेलिस मेम्ब्रेन बॉडीड भी हो सकती हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस भी हो सकती हैं। तो आज जो हमने पढ़नी है वो कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो अगर हम इसे स्पेसिफिकली बोलें तो एक सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, यानी इसके अराउंड एक ही मेम्ब्रेन होती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं, फिर हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब ये है, एंडो मतलब विद इन, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क होता है। अब नेटवर्क किस चीज़ का होता है? डिफरेंट ट्यूब्यूल्स का। डिफरेंट ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है और वो ट्यूब्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, वो आपस में अटैच होती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है डिफरेंट ट्यूब्यूल्स का जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, या इन ट्यूब्यूल्स को हम सैक्स भी कहते हैं। डिफरेंट छोटे छोटे सैक्स होते हैं और वो सैक्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक की अगर हम लोकेशन देखें तो ये जो न्यूक्लियस होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, उससे स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस के साथ से स्टार्ट होते हैं और समटाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। तो ये इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उधर से स्टार्ट होते हैं और साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और समटाइम ये जो सैक्स होते हैं या ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करते हैं, वहाँ तक ये एक्सटेंड करते हैं। और ये जो सैक्स होते हैं या ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन ट्यूब्यूल्स को या इन सैक्स को हम सिस्टर्ने भी कहते हैं, सिस्टर्ने। और अगर हम ये एक ट्यूब्यूल को देखें या एक सैक को देखें तो ये क्या है? एक सिस्टर्ने है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सिस्टर्नल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो स्पेस होती है, एक सैक के अंदर की जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। ये जो अंदर स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नल स्पेस। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है सिस्टर्ने की मेम्ब्रेन या एक सैक की या एक ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है या इंटरनल जो स्पेस होती है उस स्पेस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है। अब यहाँ पे एक और बात कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कैसे है, कि ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बनते कहाँ से हैं? असल में जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, उस न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे ग्रो करती है और इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टीन्यूसली जारी होती है। तो स्ट्रक्चर की बेस पे हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो मेजर टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना सिर्फ स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं बल्कि इन दोनों के फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये रफ़ नज़र आते हैं। और ये रफ़ क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इनके साथ क्या अटैच रहते हैं? राइबोसोम अटैच रहते हैं, इनके साथ राइबोसोम अटैच रहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, इस वजह से हम इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहली प्रॉपर्टी के इनके साथ क्या अटैच होते हैं?
राइबोसोम। और वो जो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं वो मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है उसके साथ अटैच रहते हैं। मेम्ब्रेन की जो बाहर वाला पार्ट होता है वहाँ पे अटैच रहते हैं इस तरह से, यानी यहाँ पे अंदर वाली स्पेस जो होती है वहाँ पे अटैच नहीं रहते, आउटर मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे अटैच रहते हैं। और इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम फंक्शन देखें तो इनके साथ जैसा कि राइबोसोम अटैच हैं, तो राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो सबसे पहला काम इनका क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनके साथ राइबोसोम अटैच रहते हैं और वो राइबोसोम जो इनके साथ अटैच रहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, उन्हें हम बाउंड राइबोसोम कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस ना सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बल्कि फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन के लिए वो गोल्जी बॉडी को भी सेंड करता है या गोल्जी ऑपरेटस को भी सेंड करता है। फिर वो गोल्जी ऑपरेटस उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। इसके बाद दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम इसका ये है, ये मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स बनाता है ये और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ वेसिकल की फॉर्म में। और फिर ये वेसिकल वहाँ पे जाके अटैच होती है और फिर किस में हेल्प करती है? मेम्ब्रेन प्रोडक्शन में हेल्प करती है या मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, मेम्ब्रेन बनाती है। इसके बाद इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये एक नेटवर्क सा होता है डिफरेंट ट्यूब्स का, तो इसका काम सपोर्ट में भी होता है, सेल को सपोर्ट भी फराहम करता है, सेल की शेप को भी मेंटेन रखता है। इसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते, ये स्मूथ होते हैं। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन और सम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पॉलीसेकेराइड्स वगैरह की सिंथेसिस में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं। जैसे ग्लूकोज की ग्लाइकोजन में कन्वर्जन, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं के अंदर इन्हीं के ज़रिए होता है। और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करना जब ज़रूरत हो, तो इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मोस्टली ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये हमारे लिवर सेल्स के अंदर हो रहा होता है या लिवर के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पोर्टेंट काम लिपिड सिंथेसिस में भी होता है। इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स लिपिड्स जैसे कि स्टेरॉइड्स और फॉस्फोलिपिड्स उनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं या उनकी सिंथेसिस करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, बहुत सारे कम्प्लेक्स लिपिड्स की सिंथेसिस इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए हो रही होती है। इसके बाद इनका एक और इम्पोर्टेंट रोल डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी उन ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल करते हैं, उन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं ताकि वो इजीली सेल से रिमूव हो सकें या वो सेल को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? उन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करके या उन्हें सॉल्युबल बना के उनकी जो टॉक्सिक नेचर होती है उसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद बहुत सारी सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंट वेसिकल्स की फॉर्म में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर वेसिकल की फॉर्म में, छोटे छोटे ट्यूब्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होते हैं। इसके बाद इनका एक और काम स्पोर्ट का भी होता है। जिस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पोर्ट में हेल्प कर रहा होता है, इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्पोर्ट में हेल्प कर रहा होता है, सेल को सपोर्ट फ्राहम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे मसल सेल्स के अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, वहाँ पे हम इन्हें कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं, हमारे मसल सेल्स के अंदर सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं। और
मसल सेल्स के अंदर हम इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका काम होता है कैल्शियम स्टोरेज, और ये जो कैल्शियम स्टोर ये करते हैं, फिर जब मसल्स ने मूव करना होता है तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैल्शियम रिलीज़ करते हैं। फिर इस कैल्शियम के रिलीज़ होने से वो कैल्शियम किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके बाइंड करती है, जिसके नतीजे में मसल्स की मूवमेंट होती है। तो इस तरह से ये मसल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो ये भी इनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। और बहुत सारी प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है वो प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे लेता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लेता है और उन्हें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, गोल्जी बॉडी को। तो ये हो गए डिफरेंट फंक्शंस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो इसके बाद हमने अगले लेक्चर में राइबोसोम को डिटेल से डिस्कस करना है।